अब हम भारत में पंचायती राज की स्थापना हेतु कुछ गठित समितियां और उनकी सिफारिशों की बात करते हैं। सबसे पहले हम इन समितियों की स्थापना के पीछे पृष्ठभूमि देखते हैं, आखिर इन समितियों को गठन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। सबसे पहले सन 1952 इस टाइम सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सन 1920 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इनकी असफलता। सबसे मुख्य कारण यही था कि 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी वो असफल साबित हुआ था। उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा यह कार्यक्रम भी लागू किया गया था, परंतु यह भी असफल हुआ। और इन्हीं की असफलता को लेकर सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी 1958 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर ही सन 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और यह नागौर जिले का भगदरी गांव, यहाँ पे इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। और वो कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959। अब हम बलवंत राय मेहता समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें देखते हैं जो इन्होंने दी थी। जैसे इन्होंने सिफारिश की थी कि जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की जाए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें। और जो प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो मूल इकाई है वो प्रखंड स्तर या समिति स्तर पर हो। उसके अलावा इन्होंने और सिफारिश की थी कि जो ग्राम पंचायत का जो प्रत्यक्ष जो चुनाव है वह जनता के द्वारा होगा, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष इनका चुनाव होगा, जबकि जो पंचायत समिति और जो जिला पंचायत है यह अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा गठित की जाएगी। उसके अलावा जिला पंचायत का जो सभापति वो जिलाधीश होगा। और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को वास्तविक शक्ति और जो इनका उत्तरदायित्व उनको प्रदान किया जाए, मतलब उनको प्रॉपर शक्ति दी जाए कि वो अपने स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसके बाद हम एक अन्य समिति की बात करते हैं और वो है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया था। यह मोरारजी देसाई, उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, इन्हीं की सरकार में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। और इनकी जो सिफारिश, इनकी जो रिपोर्ट है वो 1978 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी। और इनकी हम प्रमुख सिफारिश की बात की जाए तो इन्होंने सबसे प्रमुख सिफारिश थी इनकी कि पंचायतें 2 स्तर पर गठित की जाए, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद एवं ब्लॉक अर्थात तहसील स्तर पर मंडल पंचायत का गठन हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन ना किया जाए और सभी विकास योजनाएं जिला परिषद द्वारा तैयार की जानी चाहिए और इनका जो क्रियान्वयन है वो मंडल पंचायत के द्वारा होगा। अर्थात इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत के गठन का प्रावधान किया था, एक जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर दोनों को मिला के इन्होंने मंडल पंचायत की स्थापना की बात की गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी सिफारिश की गई थी कि इनको आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं को प्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति भी प्रदान की जाए। उसके अलावा इन संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए और राज्य सरकार को पंचायत राज संस्थाओं का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके अलावा विकेंद्रीकरण के तहत सर्वप्रथम जिले को विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उसके अलावा अन्य सिफारिश है कि न्याय पंचायतें विकास पंचायतों से अलग होनी चाहिए, अर्थात जो न्याय पंचायतें हैं वो विकास पंचायतों से अलग होनी चाहिए। दोनों का पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये बहुत आईएमपी है क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में 2019 में भी देखे थे कि पंचायती राज को संवैधानिक होने का प्रावधान कौन सी सिफारिश कौन सी समिति के द्वारा की गई थी,
तो वो एल एम संघवी में के द्वारा की गई थी। इस टाइप के हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन आए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके बाद हम एक अन्य समिति की बात करते हैं, वो है JVK समिति, JVK राव समिति, जिसका गठन 1985 में किया गया था। और इस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, क्योंकि इन्हीं के समय 6वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और उसमें गरीबी उन्मूलन से संबंधित घोषणा भी की गई थी। तो ये समिति उसी से संबंधित थी और इन्होंने ग्राम में जो पंचायती राज है उस पर भी कुछ सिफारिशें दी गई थी, तो हम उसके प्रावधान देख लेते हैं। और इसमें कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, जैसे राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और कार्य संपादन के लिए जिला परिषदों की विभिन्न समितियों का गठन किया जाए, अर्थात जिला परिषद विभिन्न समितियों के द्वारा अपना कार्य संपादन करेगी। उसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशियों को निर्धारित करने का कार्य वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए। उसके अलावा पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से हो। उसके अलावा जिला बजट की अवधारणा शीघ्र प्रयुक्त की जाए। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति है, वो है LM सिंघवी समिति। ये बहुत IMP है और 2019 की प्रीलिम से इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, वो थी LM सिंघवी समिति। अब LM सिंघवी समिति के कुछ हम अन्य प्रावधान देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप से दूर रखा जाए, अर्थात पंचायती राज प्रणाली उसमें जो राजनीतिक व्यक्ति हैं और नौकरशाही उनका हस्तक्षेप ना हो। उसके अलावा ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उसके अलावा न्याय पंचायतों को गठित करना है, इनकी भी सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। और पंचायतों के चुनाव और भंग करने आदि विवादों को निपटाने के लिए राज्य में एक न्यायाधिकरण, ये बहुत IMP है कि एक न्यायाधिकरण की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, वो है LM सिंघवी समिति के द्वारा न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उसके अलावा ग्राम सभा को बनाए रखा जाए, यह भी सिफारिश की गई थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति है PK थुंगन समिति। 1988 में PK थुंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की उप समिति गठित की गई थी और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए अनेक सिफारिशें की, जिनमें एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और पंचायतों के चुनाव निर्धारित समय पर कराया जाए। उसके अलावा जिला परिषदों को विकास एवं आयोजनों का मुख्य अभिकरण बनाया जाए और जो जिला कलेक्टर को जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। यह सिफारिश थी PK थुंगन समिति के द्वारा दी गई थी। अब हम बात करते हैं 13वां संविधान संशोधन। इसकी पृष्ठभूमि तो हम देख चुके हैं, अब इसे किस तरह से लागू किया गया उसके बारे में देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या मुख्य प्रावधान है वो हम देखते हैं। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 का है, इसके द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को इसकी विधिवत स्थापना की गई और यह जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, वहीं 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। संविधान में इसको भाग 9 में जोड़ा गया। इसके बाद इसमें एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई संविधान में, जिसमें 29 विषय जो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा 15 अनुच्छेद जो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243A से लेके अनुच्छेद 243O तक इसमें जोड़े गए। इसके हम आगे अब ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इनके बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहला है अनुच्छेद 243A, जिसमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। पंचायत व्यवस्था के तहत एक ग्राम सभा होगी जो पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करेगा। अर्थात सबसे निचले स्तर पर एक ग्राम सभा होगी
और इसकी जो शक्तियाँ है वो विधानमंडल के द्वारा उल्लंघित की जाएगी। यह प्रावधान है अनुच्छेद 243A में। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 243B, जिसमें पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए। जैसे प्रत्येक सबसे पहले हम पंचायतों का गठन इसमें ये देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहाँ पे हम 2 स्तरीय पंचायत राज स्थापित करेंगे, और जहाँ पे 20 लाख से अधिक जनसंख्या है, अर्थात यहाँ से 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापित की जाएगी। और इसी के तहत इसमें जो संरचना है वो अनुच्छेद 243C में इसकी संरचना से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। यह प्रावधान 243C इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्थानों का आरक्षण। अब हम इन्हें कुछ ट्रिक से समझते हैं कि ये अनुच्छेद हम कैसे याद रखें। जैसे स्थानों का आरक्षण, अब अनुच्छेद 243D, अब हम डी इसको हम डी को डिनोट कर सकते हैं डोमिनियन से। डोमिनियन का अर्थात है कि जो दबे हुए व्यक्ति हैं, और दबे हुए व्यक्ति उनको आरक्षण देना जरूरी है। तो अनुच्छेद 243D इसका अर्थात है कि जो पंचायती राज में उसमें स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 243D कहता है। और इसमें जैसे एक प्रावधान था कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। सबसे पहले यह प्रावधान किया गया था, परंतु मार्च 2030 तारीख थी 30 मार्च 2007 से मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अर्थात मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधित कर अब मध्य प्रदेश में वर्तमान में 50% आरक्षण है महिलाओं को। अब इसके बाद हम एक अन्य अनुच्छेद देखते हैं जिसमें है अनुच्छेद 243E। इसमें पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब हम यहाँ पे ई है, इसको हम ई को एक्सपायरी से रिलेट कर सकते हैं। एक्सपायरी अर्थात किसी भी चीज़ की ई डिनोट कर रहा है एक्सपायरी से, अर्थात पंचायतों की अवधि। तो ऐसे ट्रिक्स हम याद कर सकते हैं। तो जो पंचायतों की सभी स्तरों पे जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, और अगर इनका कभी भी विघटन हुआ तो ये 6 माह के अंदर इनका वापस चुनाव किया जाएगा। और जो चुनाव के बाद जो नई पंचायत गठित की जाएगी वो शेष अवधि के लिए, ना कि पूर्ण 5 साल के लिए, वो सिर्फ शेष अवधि के लिए ही गठित की जाएगी। तो 243E पंचायतों की अवधि से रिलेट करेंगे। और उसके बाद हम अनुच्छेद 243A, जहाँ पे सदस्यों के लिए निरर्हताओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। हम यहाँ पे एप को FAIL इससे रिलेट करेंगे। फेल का अर्थात अयोग्य, तो सदस्यों के लिए निरर्हताएँ, तो इससे संबंधित है कि कौन अयोग्य है, उनके लिए क्या निरर्हता है। तो ये अनुच्छेद 243 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए। और जो सदस्य संख्या उसकी आयु यहाँ पे उल्लेखित की गई, 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। वह सदस्य भी बन सकता है या अध्यक्ष है, इसके लिए वह खड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक अनुच्छेद 243G। इसमें पंचायतों की शक्तियों का और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ जिस को हम रिलेट कर सकते हैं गन से, अर्थात बंदूक, अर्थात जिसके पास बंदूक है वो शक्तिशाली होगा। तो यहाँ पंचायतों की शक्ति अनुच्छेद 243G। तो इस तरह से हम ट्रिक से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायती संस्थाओं को समर्थ बनाने के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व, ये इनका उपबंध इसके तहत किया गया है। अब इसके बाद एक और अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 243H। अब हम H इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि HTC, एक पहले मोबाइल आता था, तो उसी की हेल्प के तहत हम इसको एक ट्रिक बना सकते हैं कि H को हम ऐसे लिख सकते हैं HTC। तो H4 तो अनुच्छेद 243H हो गया, और यहाँ पे हम TC को हम रिलेट कर सकते हैं टैक्स कलेक्शन, अर्थात पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और पंचायतों की निधियों, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243H में उल्लेखित किया गया है। अर्थात राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा
कर हो, शुल्क हो या फीसें आदि का अधिकार पंचायतों को सौंप सकता है। अर्थात पंचायत कर, शुल्क, फीस आदि कलेक्ट कर सकती है। उसके अलावा हम एक और अनुच्छेद देखते हैं 243 आई। हम यहाँ पे आई फॉर इनकम रिलेट कर सकते हैं, ये थोड़ी हमारी ट्रिक होगी। तो इनकम मतलब ये वित्त से रिलेटेड है। तो 243 आई, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्य प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो 243 आए, इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243 जे, जिसमें लेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए। हम यह जे, इसको हम जांच, इससे रिलेट कर सकते हैं, तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगा। तो 243 जे अर्थात जांच, तो लेखा परीक्षण अर्थात इनकी लेखाओं की जांच। तो पंचायतों का लेखा परीक्षण उस विधि से किए जाने का प्रावधान है जिसका निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो पंचायतों का लेखा परीक्षण है वो महालेखाकार कार्यालय, जो कि ग्वालियर में स्थित है, उसके द्वारा किया जा रहा। महालेखाकार कार्यालय जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है, उसके द्वारा पंचायतों का लेखा परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं 243, वो IMP है। इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। उसके बाद एक और अनुच्छेद है 243L। अब इसको हिंदी में L से डिनोट कर सकते हैं, मतलब लागू होना। तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। तो इस अनुच्छेद में अधिनियम के संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होने संबंधी प्रावधान इस अनुच्छेद में किए गए। फिर अनुच्छेद 243A, एम को हम डिनोट कर सकते हैं मना करना। तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, अर्थात मना करना, मतलब किस क्षेत्र में लागू ना होंगे। तो इस अधिनियम में जो प्रावधान निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जैसे विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों, निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों, मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, वहाँ पर यह पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होगा। ऐसा अनुच्छेद 243M में उल्लेखित किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 243N की। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना अर्थात निरंतरता। एन को हम ये कर सकते हैं कि निरंतर लागू रहना। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पूर्व में कार्यरत पंचायतें 1 वर्ष तक कार्य करती रहेगी। जैसे मध्य प्रदेश में 1961 में पंचायती राज अधिनियम का गठन किया गया था, उसके तहत मध्य प्रदेश में पहले से पंचायती राज अधिनियम लागू था। तो 73rd अधिनियम लागू होने के पश्चात ये 1 वर्ष तक तो कार्यरत रहेगी, परंतु 1 वर्ष के बाद इसका गठन जो ये 73rd अमेंडमेंट है, जो 73वां संविधान संशोधन है, इसी के प्रावधानों के तहत यह लागू होगा 1 वर्ष के उपरांत। उसके बाद ये लास्ट अनुच्छेद है 243O। इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया, को प्रतिषेध किया गया है न्यायालय को। अर्थात राज्य निर्वाचन, ये जो पंचायती राज में जो भी निर्वाचन हो रहे हैं, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप को प्रतिषेध किया गया है। अब हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों के कार्य से संबंधित। और ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य कृषि विस्तार से, कृषि से संबंधित कार्य है। भूमि सुधार का कार्यान्वयन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन। चौथा है पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक एवं फार्म, वन उद्योग, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल, फेरी मार्ग। उसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित कार्य, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं सफाई, परिवार कल्याण,
महिलाएं बाल कल्याण, समाज कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, इससे संबंधित कार्यों का उल्लेख अनुसूची 11 में दिया गया है। और टोटल कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 में प्रवर्तित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 19 यह भाग 9 में जोड़ा गया, जिसमें द म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिकाओं से संबंधित शीर्षक जोड़ा गया है भाग 9 में। और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक नगरीय निकाय से संबंधित कुछ अनुच्छेदों का उपबंध किया गया है। और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसी संशोधन के द्वारा, जिसमें 18 विषय सम्मिलित किए गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 243 इसके द्वारा जिला, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत और जनसंख्या इनकी परिभाषा दी गई है 243 के तहत। फिर अनुच्छेद 243 इसमें नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए, जैसे वृहद स्तरीय क्षेत्रों में नगर निगम का गठन का प्रावधान है, लघु स्तरीय क्षेत्रों में नगर पालिका, उसके अलावा संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया। उसके अलावा नगर पालिकाओं की संरचना, इसका अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख किया गया था। वार्ड समितियों का गठन तथा संरचना, यह अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है। स्थानों का स्थानों पर आरक्षण, जो कि अनुच्छेद 243 में, वहीं पंचायती राज में हम देख सकते हैं कि 243 में था और यहाँ पे 243 में। कार्यकाल, यह अनुच्छेद 243 में हमने वहाँ पे एक्सपायरी मतलब उसकी अवधि से संबंधित देखा था, तो वो 243 में देखा गया था और यहाँ पे 243 में देखा है। यहाँ पे सदस्य के लिए निरर्हता है मतलब योग्यता है, तो हमने उसको ऐप में देखा गया था कि उनके लिए फेल मतलब उनकी अयोग्यता है, नियोग्यता है क्या थी। तो यहाँ पे है अनुच्छेद 243 में और उसमें 243 ऐप में देखा गया था। उसके अलावा नगर निकायों की शक्तियाँ, दायित्व अनुच्छेद 243 में उल्लेखित किया गया है। उसके अलावा नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों व निधियों, यह अनुच्छेद 243 में। और पंचायती राज में था 243 में, हमने वहाँ पे उसको रिलेट किया गया था 243 में आई फॉर इनकम, तो यहाँ पे कर से जो संबंधित वो 243 में था HTC, हमने उसको आगे डिनोट किया था ट्रिक के माध्यम से कि H में था टैक्स कलेक्शन और यहाँ पे 243 में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243 यहाँ पे वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायती राज में 243 में था और इसमें 243 में। नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षा अनुच्छेद 243 वही नगर पालिकाओं के निर्वाचन अनुच्छेद 243 MS का उल्लेख किया गया। संघ राज क्षेत्रों में लागू होना, जो अनुच्छेद ZB 243 में इसका उल्लेख है। और भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, यह अनुच्छेद 243 में। उसके अलावा जिला नियोजन समिति, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 243 में किया गया। इसके तहत प्रत्येक जिला में एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा और महानगरों के लिए एक नियोजन समिति का गठन किया जाएगा और इसका उल्लेख है 243 में। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243 इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पूर्व में विद्यमान विधियाँ और नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी अधिनियम वो 1 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेंगे। उसके बाद ये वर्तमान में जो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वो लागू होंगे। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243 इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। उसके अलावा 243 में कुछ नगर निकायों से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। ऐसे 18 विषय दिए गए हैं जिनसे संबंधित कार्य नगर निकायों के द्वारा किए जाएंगे।
और यह 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और ये 18 महत्वपूर्ण कार्य हम उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला कार्य है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना इसको जोड़ा गया, उस मतलब इस पे संबंधित कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा भूमि आयोग का विनियमन, भवनों का संनिर्माण, उसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, उसके अलावा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके अलावा अग्निशमन सेवाएं अर्थात फायर ब्रिगेड से संबंधित कार्य यह नगर निकाय के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी, इसमें अभिवृद्धि से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। समाज के दुर्बल वर्गों, जिनके अंतर्गत विकलांग, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है, उनके हितों के संरक्षण से संबंधित कार्य करने का प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। उसके अलावा गंदी बस्ती सुधार, उनके उन्नयन, इससे संबंधित प्रावधान किए गए। नगरीय निर्धनता, इसको कम करने संबंधी। उसके अलावा कुछ अन्य कार्य जैसे नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क है, उद्योग, खेलों के मैदान आदि की व्यवस्था करने का कार्य नगरीय निकायों का होगा। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक वस्तु, इनकी अभिवृद्धि से संबंधित कार्य करेगा। शवगाड़ना, कब्रिस्तान, सौदा, शमशान आदि की व्यवस्था करेगा। कांजीगृह, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण आदि कार्य भी करेगा। जन्म मरण, इनसे संबंधित सांख्यिकी और जन्म मृत्यु के जो रजिस्ट्रीकरण है और इनसे संबंधित जो सर्टिफिकेट है, उसका कार्य भी नगर निकाय के द्वारा किया जाएगा। और कुछ अन्य कार्य जैसे वेधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं आदि का विनियमन भी इसके द्वारा किया जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ MPPSC के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।